आज की कहानी है बुआ जी का साहस। जगजीत सिंह चित्रा सिंह की गजल टेप पर चल रही थी। अपनी सूरत लगी पराई सी, जब कभी हमने आईना देखा। मैंने जैसे ही ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बुआ जी टेबल पर छोटा शीशा लिए बैठी हैं। शायद वे अपने सिर के 3/4 सफेद बालों को देख रही थी, या फिर शीशे पर जमी वर्षों की परत को हटाकर अपनी जवानी में झांकना चाह रही थी। तभी गली में से फल वाले की आवाज पर वे अतीत से वर्तमान में आती हुई बोली, अरे फल वाले, जरा रुकना, पपीता है क्या? फल वाला शायद रोज ही आता होगा। वो तुरंत बोला, बुआ जी, आज पपीता छोटा नहीं है, सब बड़े साइज के हैं, और आप बड़ा लेंगी नहीं। कहता हुआ वो जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही चलता रहा। ये सुनकर बुआ जी अपने आप से ही कहने लगी, अरे भाई, क्या करूं? एक समय था कि घर में टोकरों के हिसाब से फल आया करते थे। अब ना खाने वाले हैं और ना ही वो वक्त रहा। मैं सफदरजंग कॉलोनी, दिल्ली में बुआ जी के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। मैंने फल वाले को रोका और नीचे उतर आई। मैं जब भी किसी काम से नीचे उतरती तो अक्सर बुआ जी से बोल लेती थी, क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में किसी से थोड़ी सी आत्मीयता व ममतामयी संरक्षण का मिल पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पहली बार बुआ जी की और मेरी मुलाकात इस फल वाले की रेहड़ी पर हुई थी। एक बार जब मैं अपने मायके से लौटी तो देखा कि आज ये कोई नया चेहरा दिखाई पड़ रहा है। चेहरे पर अनुभवी परछाई के साथ साथ कष्टों के चक्रव्यूह में आत्मविश्वास भी नजर आ रहा था। संपन्नता की छाप भी स्पष्ट नजर आ रही थी, क्योंकि घर आधुनिक सुख सुविधाओं व विदेशी सामान से सुसज्जित था। बस घर में कमी थी तो केवल इंसानों व बच्चों की किलकारियों की। उम्र 60-65 के बीच थी तब इन्होंने पूछा था, बेटी, क्या आप लोग यहाँ नए आए हो? इस पर मैंने कहा था, नमस्ते बुआ जी, मैं तो यहाँ पर कई दिनों से रह रही हूँ। कुछ दिनों के लिए मायके गई थी, कल ही मायके से आई हूँ। मायके में 15 दिन मैंने अपनी बुआ जी के साथ गुजारे थे। इनकी शक्ल सूरत मेरी बुआ से मिलती थी, इसीलिए तो मेरे मुंह से अनायास बुआ जी निकल गया था। इसके बाद तो ये सब्जी वाले, फल वाले, नौकर, आसपास के फ्लैटों वालों, सभी के लिए जगत कुमारी से बुआ जी बन गईं। बहुत जल्द ही उनके साथ हम सभी के घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए। मेरे पति व दोनों बच्चे भी उन्हें बुआ जी कहने लगे। स्कूल से आते जाते बच्चों से बुआ जी बड़े प्यार से बतियाती थी। उनसे मिलना मेरी भी दिनचर्या में शामिल हो गया था। मेरे पति भी आते जाते फूफा जी को देख आते थे और कामकाज के लिए भी पूछ आते थे। बुआ जी बड़ी व्यवहार कुशल व खुले दिमाग की औरत थी। बुआ जी में आत्मविश्वास को बनाए रखने की प्रबल इच्छा शक्ति थी, परंतु फिर भी दिल के एक कोने में अकेलेपन का एहसास व आंसुओं का सागर उमड़ ही आता था। इसी अकेलेपन के एहसास के कारण वे अपने भविष्य को इतना असुरक्षित पाती थी। फूफा जी को भी असुरक्षित भविष्य की भयावह कल्पना ने ही इतना मानसिक तनाव से ग्रसित कर दिया था कि वे पिछले 2 साल से पक्षाघात का शिकार बन अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहे थे। बुआ जी भी कहाँ स्वस्थ थीं, वे भी दमे की मरीज थीं। दिन में 2-4 बार पफ लेती थी। उनका रक्तचाप भी कम ही रहता था। वो कभी कभी दोपहर की चाय के लिए मुझे अपने पास बुला लिया करती थी। मैं उस समय सभी कामों से निवृत्त होती थी, सो साथ साथ बैठकर चाय पी लेती थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, बुआ जी, आप 24 घंटे का एक नौकर रख लीजिए ना। मेरी बात सुन बुआ जी बोली, अरे बेटा, ये जो काम करने वाली है ना, इनसे मेरा काम तो चल ही जाता है। और रही बात तेरे फूफा जी की, तो उनकी देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्र से 90 रुपए रोज पर शाम आता ही है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वो फूफा जी का सारा काम देखता है। सुबह का नाश्ता, खाना, नहलाना, कसरत, दवा आदि सभी तो कराता है। रही बात रात को, मैं स्वयं देख लेती हूँ। हमेशा शाम का डर नहीं
क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में इसका नाम पता सब दर्ज है। बेटी, आजकल वैसे भी नौकर रखना इतना आसान नहीं है। आए दिन घरेलू नौकरों द्वारा की गई चोरी डकैती की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। दिल्ली में वैसे भी ऐसी वारदातें होती रहती हैं। अरे भाई, ऐसे ही कट जाएगी जिंदगी। पता नहीं कब हम दो में से एक रह जाए। बातें करते करते अक्सर उनका गला भर आता व आंखों में आंसू आ जाते, पर पलकें कि जैसे इन आंसुओं को सोखने की आदत सी हो गई हो। तभी फोन की घंटी बज उठी। बुआ जी से बात करने से लगता था जैसे पुरानी मित्रता हो। वे बोली, इनका क्या ठीक होना वही हाल है। फिर रुक कर बोली, अरे क्या करना है, अभी तो यहाँ भी दो कमरे तो बंद ही रहते हैं, कोई आ जाए तो खुल जाते हैं। कहते कहते उनका गला भर आया। फोन पर बातचीत चालू थी। बुआ जी बोली, अरे अपने लिए तो वही डिफेंस कॉलोनी में जहाँ दो आदमियों की शक्ल नजर आ जाए कोई दो घड़ी बोल ले। फल सब्जी डॉक्टर टैक्सी सब यहाँ फोन पर उपलब्ध है। मुझे उस कोठी को छोड़कर इस फ्लैट में आने का कोई गम नहीं है। मुझे यहाँ बड़ा आराम है। फिर मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोली, और मुझे यहाँ एक अपनी बेटी, प्यारे प्यारे बच्चे और बेटे जैसे दामाद का सहारा जो मिल गया है। लगता था आज उनकी बातें लंबी चलेंगी, सो मैं उन्हें फिर आने का इशारा करते हुए उठकर चली गई। मैं घर आकर सोचने लगी कि शायद बुआ जी डिफेंस कॉलोनी में कोठी बेचकर इस छोटे से फ्लैट में आई हैं, मगर फिर भी कितनी खुश नजर आती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि पैसा जवानी की जरूरत और बुढ़ापे की ताकत होता है। उनके आत्मविश्वास के पीछे ये ताकत तो थी ही, पर क्या वे पैसे की ताकत से खुशियाँ, शांति या औलाद का प्यार खरीद पाईं? हम जैसे गैरों से अगर वे चुटकी भर खुशी का एहसास कर पाईं, तो वो केवल अपनी व्यवहार कुशलता से। तभी अचानक बेटी के जाग जाने से मेरे विचारों के क्रम में बदलाव आ गया। मैं उसे प्यार से सहलाते हुए दूध गर्म करने के लिए उठ गई। रात को खाना खाते समय सोमेश, मेरे पति ने पूछा, फूफा जी की तबीयत कैसी है? 3-4 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। इस पर मैं बोली, फूफा जी की तबीयत का क्या ठीक क्या खराब, कोई खास फर्क नहीं। वैसे बुआ जी ने इमरजेंसी के लिए कॉर्डलेस घंटी तो लगा ही रखी है। वैसे तो इस महानगर के कोलाहल में हर आवाज़ दबकर रह जाती है, पर बुआ जी से कुछ लगाव होने की वजह से हम उनकी आवाज़ों का ध्यान भी रखते थे। वे बार बार श्याम को आवाज़ें लगाती थी, श्याम, फूफा जी को मंजन करा दो, श्याम, फूफा जी को चाय पिला दो, फूफा जी को कसरत करानी है, अब फूफा जी को दवा दे दो, अब उन्हें सुलाकर खाना खा आओ। उनके इन संवादों से हमें फूफा जी की उपस्थिति का भान होता रहता था। तभी लंबी घंटी ने हमें चौंका दिया। मेरे पति जल्दी जल्दी दो दो सीढ़ियां एक साथ उतरकर नीचे पहुंचे। मैं भी घर बंद करके नीचे पहुंची। घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा 8:30 बज रहे थे। श्याम भी जा चुका था। हमने बुआ जी का इतना घबराया चेहरा पहली बार देखा। उनकी सांस फूल रही थी। हमारे पूछने पर वे बोली, बेटी, आज मुझे इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने डॉक्टर को भी फोन कर दिया है। मन में अजीब सा डर लग रहा है, इसीलिए तुम लोगों को बुला लिया। इस पर हम दोनों बोले, ये क्या कह रही हैं आप? यदि हमें नहीं बुलाएंगी तो और किसे बुलाएंगी? तभी घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने डॉक्टर साहब खड़े थे। उन्होंने फूफा जी को देखा व बोले, श्रीमती जगत, मैं आज भी वही कहूँगा जो हर बार कहता आया हूँ। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं, ना ही मरीज की गिरती व सुधरती हालत पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। निकल जाए तो 6 महीने, ना निकले तो 6 घंटे भी नहीं। आप हिम्मत रखो, मैं आपका दर्द समझता हूँ, कहकर डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने कहा, बुआ जी यदि आप कहें तो मैं आपके साथ नीचे ही सो जाऊं। इस पर उनकी आंखें फिर भर आईं और बोली, हाँ बेटी, आज तुम नीचे ही सो जाओ। न जाने आज क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैं अपने पति को बच्चों के पास भेजकर स्वयं बुआ जी के साथ फूफा जी के कमरे में ही लेट गई। वे बड़े प्यार से फूफा जी के सिर पर हाथ फेरकर
उन्हें सहलाती रहीं। फूफा जी देखने में भी आज आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर फूफा जी को नींद की दवा भी दे गए थे। फूफा जी साफ नहीं बोल पाते थे, बस करके चिल्लाते थे, और रात की शांति में तो उनकी आवाज़ बहुत तेज सुनाई पड़ती थी। थोड़ी देर बाद जब फूफा जी की आंख लग गई तो बुआ जी आकर मेरे पास ज़मीन पर लेट गईं, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। छत के पंखे से टकटकी लगाए, जैसे अपने अतीत के एक एक पल को अपने में समेट लेना चाहती थी। मुझे लगने लगा कि आज बुआ जी अपनी जिंदगी के बीते एक एक पल को मेरे साथ बांटना चाहती हैं। तभी वे बोलीं, बेटी, मैं शुरू से इस तरह अकेली नहीं थी। शादी हुई तो तेरे फूफा जी जैसे सुंदर तन व मन वाले व्यक्ति को पति के रूप में पाकर अपने आप को धन्य समझने लगी। सास ससुर के अलावा एक छोटी ननद थी। घर में संपन्नता की न आज कमी है, न उस समय थी। हमारी पीतल की फैक्ट्री थी जो मानो सोना उगलती थी। तेरे फूफा जी अपने पिता के इकलौते बेटे होने के कारण उनके बहुत लाडले थे। इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। 2 साल में ही पूरे भारत की सैर कर ली। मैं इनके प्यार में इस कदर डूब गई थी कि मुझे कभी अपने मायके की याद नहीं आती थी। ममतामयी सास ससुर ने मेरे सिर किसी भी तरह की गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी। घर में इतने नौकर चाकर थे कि कभी खाना खाकर थाली उठाने की भी नौबत नहीं आई। डिफेंस कॉलोनी में 600 गज में कोठी बनी थी। 2 साल बाद एक सुंदर सी बिटिया ने जन्म लिया। घर में उन किलकारियों का बेसब्री से इंतजार था। तुम्हारे फूफा जी की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। हमने बेटी का नाम मंजुला रखा। उसकी दादी ने उसकी देखभाल के लिए एक आया और रख दी थी। 2 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला कि बेटे अनुराग का पदार्पण हो गया। अब तो घर में खुशियों में चार चांद लग गए थे। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। दादी अनुराग का 10वां जन्मदिन मनाकर रात को खुशी खुशी ऐसी सोई कि फिर वापस कभी उठ ही नहीं पाई। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर आ पड़ा। सास को गए अभी 2 ही साल हुए थे कि दिल का दौरा पड़ने से ससुर भी कभी ना जागने वाली नींद सो गए। अब इन पर ही फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी आ गई। शायद बुआ जी आज अपनी बातों को विराम नहीं देना चाहती थी। मुझे भी उनकी बातें सुनकर जैसे अनुभव का अनमोल खजाना मिल रहा था। वो आगे बोली, दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। बेटी विवाह लायक हो गई थी, सो मैं उसे जल्दी ही प्रणय सूत्र में बांधना चाहती थी। एक दिन घर बैठे ही बंगलोर से एक अच्छा रिश्ता आ गया। वह कुछ ही दिनों में हमने उसकी शादी कर दी। अनुराग का मन था कि वो आगे की शिक्षा अमेरिका से प्राप्त करे, तो तुम्हारे फूफा जी ने उसका भी प्रबंध कर दिया। बेटी अपनी सुख संपन्न गृहस्थी में लीन एक बेटे की माँ बन गई, और अनुराग 3 साल के लिए अमेरिका चला गया। कहते कहते बुआ जी का जैसे बरसों से रुका आंसुओं का सैलाब न जाने क्यों आज ही बह जाना चाहता था। रोते रोते उनकी सिसकियां बंध गईं। थोड़ी देर रुककर वो फिर भारी मन से बोली, बेटी, मैं व तेरे फूफा जी अनुराग के आने के दिन गिन रहे थे कि एक दिन अचानक उसका पत्र आया, जिसमें उसने लिखा था कि वर्ल्ड बैंक में नौकरी लग जाने की वजह से वो साल भर और घर नहीं आ सकता। इसीलिए पिताजी से कहना कि वो फैक्ट्री का काम कम कर दें। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तेरे फूफा जी ने जब अनुराग का पत्र पढ़ा तो जैसे उन्हें कोई करंट सा लगा हो। धड़ाम से पलंग पर लेट गए। उस दिन के बाद कई बार मुझे उनकी बातों से लगने लगा कि जैसे ये अपने बुढ़ापे के बारे में अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। हर 2-4 महीने में मंजुला व दामाद आ जाया करते थे। एक दिन अनुराग का फिर पत्र आया, जिसमें उसने लिखा था कि मेरे साथ नैना नाम की लड़की काम करती है और मैं भारत आकर आप लोगों की आज्ञा से उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं 2 महीने की छुट्टी पर घर आ रहा हूँ। नैना का घर लखनऊ में है। तुम्हारे फूफा जी को व मुझे कोई एतराज़ नहीं था। सोचा चलो अच्छा हुआ कि लड़की भारतीय तो है। अब हम बड़े उत्साह से उसकी शादी की तैयारियों में जुट गए थे। हमने मंजुला को भी बुला लिया था।
हमने बड़ी धूमधाम से शादी की। तुम्हारे फूफा जी और मैं बहुत खुश थे। शादी के बाद 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अनुराग व नैना के वापस जाने की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। केवल 7 दिन बचे थे। फिर आखिरकार उनके जाने का दिन भी आ ही गया। हम दोनों अनुराग व नैना को विदा कर घर लौटे कि उसी दिन से घर में नीरवता छा गई। तुम्हारे फूफा जी ने खाट पकड़ ली। मैंने वकील के साथ मिलकर फैक्ट्री बेच दी। साथ ही कोठी को भी बेच दिया और इस फ्लैट में आ गई। एक बार बेटे बहू ने कहा भी कि आप लोग अमेरिका ही आ जाओ, पर मैंने कहा कि हम वहाँ एयर कंडीशन की कैद में नहीं रह सकते। तुम दोनों तो काम पर चले जाया करोगे, सो मुझसे इनकी देखभाल अकेले नहीं होगी। और अपने जीते जी मैं इन्हें किसी भी नर्सिंग होम में नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाद तुम्हारी जो मर्जी हो सो करना। दोनों साल में एक आध बार आ जाते हैं। उनकी एक बेटी है। बहू को तो दुनिया भर का भ्रमण करना पड़ता है, श्रीलंका, जापान, जर्मनी, स्वीडन वगैरह वगैरह। अब तो उन्होंने अमेरिकी नागरिकता भी स्वीकार कर ली है। पूरी तरह से वहीं बस गए हैं। बातों ही बातों में मैंने घड़ी देखी तो पाया कि सुबह के 5 बज गए हैं। तभी फूफा जी ने जोर से एक हिचकी ली और शांत हो गए। बुआ जी ने उठकर देखा और हिम्मत के साथ उनकी आंखें बंद कर मुंह पर कपड़ा ढक दिया और बहुत धीरे से बोली, फूफा जी नहीं रहे। मैंने ऊपर से इन्हें बुलाया व सभी रिश्तेदारों को फ़ोन से सूचना करवा दी। बुआ जी मेरे पति से बोली, सोमेश बेटे, 11 बजे तक इंतज़ार कर लो। यदि लोग पहुंच जाएं तो ठीक, अन्यथा गाड़ी बुलाकर विद्युत शव दाहगृह में ले जाकर अंतिम संस्कार कर आना। शायद बुआ जी को अपने बेटे अनुराग के पहुंच पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी अचानक उनको कुछ याद आ गया। वो कुछ तेज कदमों से चलती हुई मेरे पति के पास पहुंची। फिर उन्होंने पति के कान में कुछ कहा तो वो तुरंत फोन की तरफ लपक कर कहीं फोन मिलाने लगे। उनके फोन मिलाने के थोड़ी देर बाद ही एक गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से उतरकर डॉक्टर साहब ने घर में प्रवेश किया। इस तरह फूफा जी के नेत्रदान की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए मानो बुआ जी की बहती अविरल अश्रुधारा कह रही हो कि ये अनुभवी प्यार बरसाने वाले नेत्र तो जिंदा रहेंगे। दुनिया पर प्यार लुटाने वाली बुआ जी का स्वयं का प्यार का स्रोत लुट चुका था। बुआ जी की टेप पर चलती गजल मुझे फिर याद आ गई, मानो वह उन्हीं के लिए ही गाई गई हो। अपनी सूरत भी लगने लगी पराई सी, जो आईना देखा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।